हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8 और 9 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो अभी जो राजनीतिक फेरबदल हुआ है, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल का रिशफलिंग हुआ है, तो उसके बाद किस जगह के कौन से नए राज्यपाल बने हैं वो पहला टॉपिक है। तो तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ला। वहीं महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे जिष्णु देव वर्मा। नागालैंड के नए राज्यपाल होंगे नंद किशोर यादव। बिहार के नए राज्यपाल कौन होंगे? तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ये बिहार के नए राज्यपाल होंगे। लद्दाख के भी राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना, ये लद्दाख के नए उपराज्यपाल होंगे। दिल्ली के नए उपराज्यपाल होंगे अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत जो थे तरनजीत सिंह संधू, उनको दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? RN रवि। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं कविंद्र कुमार गुप्ता। और नागालैंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं नंद किशोर यादव। तो इन सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के बीच हुए एक समझौते से संबंधित है। तो नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में मातृ एवं शिशु पोषण सुधारने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना। नीति आयोग के अनुसार यह कार्यक्रम डेटा आधारित शासन, योजनाओं के समन्वय और सहयोगात्मक साझेदारी पर जोर देता है। और इस साझेदारी के तहत यूनिसेफ अपने इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा, जिसका उद्देश्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि को आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण केंद्रित पहलों में लगाना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है? तो ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और इसके तहत स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों को कवर किया गया है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनगणना 2027 से संबंधित टॉपिक है और इसमें हमने हर चीज़ डिटेल में डिस्कस किया है। इसका लोगो, शुभांकर और जो भी ऐप लॉन्च किए गए हैं जनगणना 2027 के लिए, इन सभी को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। तो देख लेते हैं ये टॉपिक। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए डिजिटल उपकरणों का सॉफ्ट लॉन्च किया है और शुभांकरों का अनावरण किया है। इन शुभांकरों का नाम प्रगति यानी कि महिला और विकास यानी कि पुरुष रखा गया है। ये स्त्री और पुरुष को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के उद्देश्य से ये लोगो शुभांकर रखा गया है। और आगामी जो जनगणना होगी वो विश्व की सबसे बड़ी जनगणना होगी। इसे भारत भर में 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला जो चरण होगा, ये पहली बार जनगणना 2027 जो है ये पूरी तरह से डिजिटल होगी और पहली बार ही इसमें स्वगणना का विकल्प होगा, मतलब नागरिक अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे खुद। ठीक है। भारत सरकार ने 16 जून 2025 को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी और सीडैक द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म, सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सीडैक द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस जनगणना अभियान में उपयोग किया जाएगा और भारत में जनगणना 2027 की डिजिटल जनगणना में 30 लाख से अधिक गणनाकर्ता, पर्यवेक्षक और अधिकारी भाग लेंगे और यही सब मिलकर इसको भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जनगणना बना रहा है। भारत में 2027 की डिजिटल जनगणना के लिए 4 डिजिटल उपकरण पेश किए गए हैं। ये कौन कौन से उपकरण हैं? तो पहला हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर यानी कि HLBC वेब एप्लीकेशन। ये एक वेब आधारित मानचित्रण उपकरण है
जो अधिकारियों को उपग्रह छवियों का उपयोग करके डिजिटल हाउसिंग लिस्टिंग ब्लॉक बनाने में मदद करेगा और इससे सटीक भौगोलिक कवरेज और जनगणना कार्यों की बेहतर योजना सुनिश्चित होती है। तो ये ऑनलाइन घरों की लिस्टिंग करने के लिए इस ऐप का यूज किया जाएगा। सेकंड है HLO मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका यूज जनगणना कर्मियों के द्वारा किया जाएगा एक सुरक्षित ऑफलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में, और यह अधिकारियों को सीधे फील्ड से मकानों की लिस्टिंग का डेटा एकत्र करने और अपलोड करने की अनुमति देगा। यह एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर काम करता है और 16 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है ये HLO मोबाइल एप्लीकेशन। थर्ड है जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली। ये देश भर में जनगणना कार्यों के प्रबंधन और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाला एक केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड है और जिला, उपजिला और राज्य स्तर के अधिकारी वास्तविक समय में प्रगति पर नज़र रख सकते हैं इसके माध्यम से। फोर्थ जो होगा वो है स्वगणना पोर्टल। ये भारत में स्वगणना पोर्टल जो है जनगणना 2027 डिजिटल जनगणना परिवारों को घर घर सर्वेक्षण से पहले अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देता है। मतलब इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और सबमिशन के बाद एक सेल्फ इन्यूमरेशन ID जनरेट होता है जो गणनाकर्ता प्रस्तुत की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए इस ID का उपयोग करते हैं। तो ये था स्वगणना पोर्टल। तो इन 4 एप्लीकेशंस का यूज किया जाएगा डिजिटली ऑर्गेनाइज करने के लिए जनगणना 2027 को। नेक्स्ट टॉपिक आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ऐसा क्यों, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ परिवार नियोजन की योजना चल रही है पूरे देश में और आंध्र प्रदेश ऐसा कदम उठा रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि अभी वहाँ पे प्रजनन दर जो है वो जो जनरल प्रजनन दर है उससे काफ़ी कम हो गया है और वृद्धों की संख्या वहाँ पे बहुत अधिक हो गई है जो चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नीति में जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा है। इस स्कीम के तहत दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर दंपतियों को प्रसव के समय 25,000 रुपये मिलेंगे और आंध्र प्रदेश में कुल प्रजनन दर जो है वर्तमान में वो 1.5 है, जो जनसंख्या स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिस्थापन दर है जो 2.1 उससे काफ़ी कम है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इस नीति को लॉन्च किया है, इस पहल को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कुल प्रजनन दर होता क्या है? तो एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में औसतन जितने बच्चे पैदा करने की उम्मीद की जाती है उसको ये कुल प्रजनन दर दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक गुजरात सरकार के एक कार्यक्रम से है। तो गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद स्थित गुजरात विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया है और इस अवसर पर एक अनुसंधान पार्क का भी शुभारंभ किया गया जिसे इस अनुसंधान पार्क में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका अनुसंधान पार्क का शुभारंभ किया गया है। हर स्टार्ट 5.0 गुजरात जो कार्यक्रम है इसका संचालन गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद द्वारा किया जाता है और यह कार्यक्रम महिला स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन, मेंटरशिप और बाजार तक पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारत में अब 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो एक दशक पहले मात्र 500 थे या 500 से भी कम थे। तो ये महिला स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा हर स्टार्ट 5.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक एक मोबाइल ऐप से संबंधित है जो केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केरल सरकार ने मी हेल्थ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जिससे नागरिकों को नज़दीकी अस्पताल, ब्लड बैंक, लैब, एम्बुलेंस सेवाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को अस्पताल और चिकित्सा संस्थान, विशेष विभाग, प्रयोगशाला परीक्षण और शुल्क इन सभी के बारे में
चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी ऑनलाइन ही। इस सुविधा का उपयोग करके उपयोगकर्ता 10 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य सेवाएं खोज सकता है, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं का पता लगा सकता है 10 किलोमीटर के दायरे में। केरल के नागरिक मी हेल्थ ऐप प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट और ओपी टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी ये मी हेल्थ मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। नेक्स्ट टॉपिक है L&T फाइनेंस से संबंधित। तो L&T फाइनेंस ने भारत में महिला उद्यमिता को सहयोग देने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम नामक एक नई पहल को शुरू किया है। इस योजना के तहत संपत्ति खरीदने या व्यवसाय विस्तार और कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए संपत्ति के बदले ऋण लेने के लिए 25 वर्षों तक की विस्तारित चुकौती अवधि के साथ लचीले ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर जो महिला स्टार्टअप्स हैं वो अपने व्यवसाय के लिए ऋण लेती हैं तो उनको चुकाने के लिए 25 वर्षों की अवधि दी गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गैर वित्तीय कंपनी का उद्देश्य महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार करना और वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है। ये जो कार्यक्रम है ये मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु और अहमदाबाद सहित कई प्रमुख महानगरों में शुरू किया जाएगा। और इसके लिए पात्रता के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या हैं? तो महिला उधारकर्ता को व्यवसाय का सक्रिय रूप से प्रबंधन करना होगा, उसे गैर व्यक्तिगत व्यावसायिक संस्थानों में कम से कम 50% स्वामित्व हिस्सेदारी रखनी होगी, अन्य उधारकर्ताओं की आय के साथ मिलकर उसकी कुल मूल्यांकित आय का कम से कम 50% होना चाहिए और कंपनी को अपनी नवीनतम आयकर रिटर्न में न्यूनतम 5 लाख रुपए का वार्षिक नकद लाभ दर्ज करना होगा। तो ये सारी शर्तें हैं जो पात्रता के लिए मान्य होंगी। और L&T फाइनेंस ने 75 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए न्यूनतम व्यावसायिक अनुभव की आवश्यकता जो है उसको घटाकर अब केवल 2 वर्ष कर दिया है। तो ये L&T फाइनेंस का महिला उद्यमियों के लिए शुरू किया गया स्फूर्ति कार्यक्रम था। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित। ये 8 मार्च को मनाया जाता है और UN वुमेन ने 2026 के लिए इसकी थीम रखी है अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। अभी हाल ही में UN वुमेन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये बताया गया था कि विश्व स्तर पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मात्र 64% ही कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।